जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास में। हम लोग एएलपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, डिटेल्ड सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो इसी की कड़ी में आज दूसरा सेशन है हम लोगों का। तो इसमें उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये है जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई कर रखा है। और आगे हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बात होगी या तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड होगी या तो इलेक्ट्रिकल से। ठीक है। तो इसमें हम लोग एएलपी के प्रीवियस ईयर को कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी बुक का भी सॉल्यूशन करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम उस बुक के सॉल्यूशन को भी लेके आएंगे। और ये पूरा प्रैक्टिस सेशन है। आगे और भी हम लोग टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे कि जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत होती है, जहां पर आपसे प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। हर तरह से जो है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल होता है, आपकी तैयारी को बूस्ट करने में सहायक होता है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। इसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिक ओवन। दो चीजों की बात कर रहा है, एक तो थर्मोस्टेट की और एक इलेक्ट्रिक ओवन की। इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है? इसको आपने देखा होगा, कहीं कहीं पेटीज देखते हैं आप, गर्म करके 2 ही मिनट में बाहर कर देता है, तुरंत ही गर्म कर देता है। या फिर आपने देखा होगा कि पिज्जा बनने की जो, जिसमें पिज्जा बनाते हैं, वो भी ओवन ही होता है। ठीक है। तो ओवन आप समझ गए कि ओवन होता क्या है, आप देख सकते हैं इसको। और थर्मोस्टेट क्या होता है और ये क्या करता है? तो पहली चीज तो थर्मोस्टेट में देखो, टेम्परेचर से ये संबंध रखता है। करता क्या है? टेम्परेचर को ये लिमिट करता है और ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ऑटोमेटिक। ठीक है। जैसे आपने टेम्परेचर सेट कर दिया कि इतने के बाद जो है आपकी मशीन जो है वो ट्रिप कर जाएगी। जैसे आप एसी में देखते होंगे, एसी मशीन में, कि जब भी टेम्परेचर आपने अगर 20 सेट कर दिया तो उससे जैसे ही कम होता है तो आपका जो है एसी बंद हो जाता है। फिर उसमें भी लिमिट रहती है कि आप जैसे ही 22 पहुंचा टेम्परेचर, वैसे ही फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर सेंस करके जो है ऑटोमेटिक उसको ऑन ऑफ कर रहा है मशीन को, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, यही करता है ये आपका थर्मोस्टेट। इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the following method cannot be used to reduce earth resistance? ठीक है। ये कैन नॉट, ये प्रश्न का की पॉइंट होता है, यहीं से पूरी की पूरी चीजें टर्न हो जाती हैं कि कौन सा जो है तरीका ये अर्थ रेजिस्टेंस को कम नहीं करता है। तो यूज ऑफ स्मॉल साइज अर्थ प्लेट। ठीक है। स्मॉल साइज अर्थ प्लेट का मतलब जिसका क्षेत्रफल जो है कम हो, क्षेत्रफल कम हो। अगला प्रश्न क्या है? ऑप्शन लार्ज साइज अर्थ प्लेट, यानी कि अधिक क्षेत्रफल वाला प्लेट। ठीक है। और क्या है? बरिंग द अर्थ प्लेट डीप, यानी कि जो आपकी अर्थिंग प्लेट है उसको जमीन में बहुत ज्यादा गहराई तक आपको ले जाना है उसके द्वारा। यूजिंग ऑफ मिक्सर ऑफ पाउडर, चारकोल एंड साल्ट। आप जब भी अर्थिंग करते हैं, चाहे प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग करते हैं, तो उसके किनारे किनारे जो है आप चारकोल, नमक, इस तरह का पाउडर जो है किनारे उसके लेयर बना बना के डालते हैं, जिससे जब आप पानी डालते हैं तो वो पानी को, यानी कि नमी को, इलेक्ट्रोड या प्लेट के साथ जो है बनाए रखता है और नमी का लेवल अच्छा बना रहता है, जैसे हमारी अर्थिंग जो है अच्छा काम करती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे रेजिस्टेंस का एक फार्मूला आपने देखा होगा, R इक्वल टू रो यल बाई ए। ठीक है। तो ये ए जो होता है ये क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर कम क्षेत्रफल होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यानी कि क्या है कि, और एर्थ रेजिस्टेंस हमको कम करना है, तो क्षेत्रफल कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये क्या हुआ? इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। बाकी को भी देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल ज्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है। अगर आपने प्लेट को ज्यादा जमीन के अंदर रख दिया तब भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि नमी जो है उसको प्रॉपर मिलने लगेगी। और पाउडर और चारकोल और साल्ट, इसका तो यूज हम करते ही हैं एर्थ रेजिस्टेंस को या इलेक्ट्रोड के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा तरीका एर्थ रेजिस्टेंस के रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए
सही नहीं है। तो ये आपका जो पहला तरीका है ये सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट आर रेटेड इन। ठीक है, मात्रक पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ना तो इंडक्टेंस पूछ रहा है ना कैपेसिटेंस पूछ रहा है, पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, यानी कि ये रिएक्टेंस की बात कर रहा है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। एम्पियर तो आपको पता ही है कि ये धारा का मात्रक होता है। कभी कभी आपको प्रश्न का आंसर ना पता होने पर भी अगर ऑप्शन वाली चीजें पता है तब भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ओम, चलिए मान लीजिए इसको नहीं पता है। वाट पता है आपका, ये पावर का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR, यानी कि ये क्या है, ये रिएक्टिव पावर है। और रिएक्टिव पावर को आप क्यू से लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, VI साइन फाई। VI साइन, एक्टिव पावर है ये P से लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, VI कॉस फाई। ये आपका एक्टिव पावर होता है। तो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, बचा ओम। ठीक है, एक तो ऐसे आप लगा सकते हैं, नहीं तो चाहे आप रेजिस्टेंस हो गया, चाहे रिएक्टेंस हो गया, या फिर इम्पीडेंस हो गया, ये तीनों का मात्रक जो होता है ये ओम ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा। चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, चाहे इम्पीडेंस की बात करें, सारे के सारे राशियों का मात्रक जो होगा वो ओम होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इफ द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ओम ईच, देन इट्स पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर पूछ रहा है, यानी कास्ट फाई जो है आपको बताना है क्या होगा यदि रेजिस्टेंस यानी कि आर भी 10 ओम हो, और इम्पीडेंस इसको जेड से लिखा जाता है, ये भी आपका 10 ओम हो। आपने इम्पीडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने, कि जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आप एक्स को निकालेंगे, एक्स वही है इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या उसका रिजल्टेंट जो होगा, यक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अब ये इधर आएगा तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख के देखते हैं क्या आएगा। जेड की जगह भी 10 है तो 100 हो गया इसका स्क्वायर, आर की जगह भी 10 है तो 100 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 100 में से 100 गए जीरो, यानी कि एक्स बराबर आ गया आपका जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। एक तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, कभी जैसे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दे दिया, इम्पीडेंस पूछ लिया, तब भी यही फार्मूला आपका काम करेगा। जो भी छोटे छोटे फार्मूला है, अब इस फार्मूले को आप अपनी कॉपी पे ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत जगह जैसे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस देके इम्पीडेंस पूछ सकता है, या जैसे इसमें दे दिया है रेजिस्टेंस दे दिया, इम्पीडेंस दिया है तो रिएक्टेंस पूछ सकता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर ये पूछ रहा है ये तो यहीं से निकल सकता था। पावर फैक्टर कास फाई क्या होता है, R/Z होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस। अब यहाँ पे 10/10 रखेंगे तो ये आपका कट के एक आ गया, यानी कि कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर जो आ गया एक आ गया, या एक को ही यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, अब लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेता है, पावर फैक्टर एंगल पूछ लेगा। तो अगर यहां से निकालेंगे कास फाई बराबर 1 है, तो कास में कितने डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो ये कास फाई इक्वल टू एक कितने का मान होता है, कास 0 अंश का। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि फाई बराबर 0 डिग्री। तो एक तो आपसे एंगल पूछ सकता है कि एंगल क्या होगा, दूसरा पावर फैक्टर पूछ सकता है, तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी यानी कि एक होगा। और क्या पूछ सकता है, इसमें रिएक्टेंस पूछ सकता है। तो इस तरह से जितनी भी चीजें अगर प्रश्न में आ रहे हैं उसको हम लोग डिटेल्ड में सॉल्यूशन करके चलेंगे, तो एक प्रश्न के साथ साथ 4-5 प्रश्न तो और भी हमारे हल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द यूनिट ऑफ लैंप इफिशियंसी, लैंप की इफिशियंसी का मात्रक क्या होता है। तो ये आपका होता है ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, अब ये है लक्स, ये किसका मात्रक है, तो ये है आपका
प्रदीपन का मात्रक। प्रदीपन का मात्रक लक्स। इसके और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं? एक तो हो सकता है ल्यूमेन पर वर्ग मीटर। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है मीटर कैंडल या फुट कैंडल। मीटर कैंडल। ठीक है, ये फुट कैंडल भी प्रदीपन का ही मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये ल्यूमिनस फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। देखिए ल्यूमिनस में ही ल्यूमेन छुपा है। ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। फुट कैंडल, मीटर कैंडल, ल्यूमेन पर वर्ग मीटर या लक्स किसका मात्रक है? तो ये आपका प्रदीपन का मात्रक है। और क्या है? ल्यूमेन पर वाट जो है ये लैंप की इफिशियंसी बताता है। और क्या पूछा जाता है इसमें? कभी कभी पूछा जाता है कि एक ल्यूमेन में कितने वाट होते हैं। ठीक है, एक ल्यूमेन में कितने वाट होते हैं? तो ये आपके होते हैं 0.0016 वाट। ठीक है, और क्या पूछता है कि एक फुट कैंडल में कितने लक्स होते हैं? क्योंकि लक्स, फुट कैंडल, ल्यूमेन पर वर्ग मीटर, मीटर कैंडल, ये सारे के सारे प्रदीपन के ही मात्रक हैं। तो एक जो फुट कैंडल होता है ये 10.76 लक्स के बराबर होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको दो चीजें नोट करना है। एक तो एक ल्यूमेन में कितने वाट होते हैं, और दूसरा एक फुट कैंडल में कितने लक्स होता है। ये दशमलव लगा है यहाँ। और भी आप इसके प्रदीपन के सारे मात्रक को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कई चीजें कवर हो रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हिच एमंग द फॉलोइंग स्टार्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन डीसी मोटर? कैन नॉट, इसको जरूर ध्यान देंगे कि कौन सा स्टार्टर जो है वो डीसी मोटर में नहीं यूज होता है। तो डीसी मोटर में तीन तरह के स्टार्टर होते हैं जो यूज होते हैं। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, ये आपके सीरीज मोटर के लिए यूज होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। इसको अगर ऑप्शन में आपके ऐसे है कि संट एड एज वेल एज कंपाउंड, यानी कि संट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो और कंपाउंड के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन है, 3 पॉइंट स्टार्टर को जो है आप शंट के लिए यूज करोगे, शंट मोटर के लिए। और जो 4 पॉइंट स्टार्टर होगा वो इसको कंपाउंड मोटर के लिए यूज करोगे। ठीक है, और अगर दोनों के साथ का ऑप्शन है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों का यूज संट के साथ साथ कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अब आ गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये आपका एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टार्टर? एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, डीओएल, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज होता है, जो आप डायरेक्टली लाइन के साथ मोटर को जोड़ देते हैं और जितनी सप्लाई का वोल्टेज आ रहा है उतनी पूरी पूरी वोल्टेज जो है आप मोटर को दे देते हैं। दूसरा क्या होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर। तीसरा क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं, ये तीन तरह के डीसी के। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा डीसी मोटर को नहीं स्टार्ट करने का स्टार्टर है, तो ये है आपका स्टार डेल्टा स्टार। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड? ठीक है, अल्टरनेटर है, ओवर एक्साइटेड है, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? तो ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो होता है वो आपका लैगिंग होता है। अब अगर यहीं पे अंडर एक्साइटेड बोल दे, अंडर एक्साइटेड, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? तो इसका लीडिंग होगा। अभी ये अल्टरनेटर की ही बात हो रही है, लेकिन अगर आप सिंक्रोनस मोटर में पहुंच जाएंगे तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। सिंक्रोनस मोटर में पहुंच गए, अगर आपका ओवर एक्साइटेड है तो आपका पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग होगा, और अगर अंडर एक्साइटेड है तो आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा। तो ये यहाँ से आपके चार प्रश्न क्लियर हो जाने चाहिए कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर, इसमें पावर फैक्टर कब लीडिंग होगा, कब लैगिंग होगा, और मोटर में भी लीडिंग और लैगिंग कब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इफ ए 200 केवीए 2000 बटे 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज शॉर्ट टर्न इन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न जो बोल रहा है इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? N2 लिख देते हैं, दूसरी वाइंडिंग का टर्न। ठीक है, देन द नंबर ऑफ टर्न इट्स प्राइमरी,
यानी कि N1 जो है ये पूछ रहा है, जो भी मिल रही है राशियां हम हमारे काम की हैं उसको लिख लेते हैं पूरा। ठीक है। और N2 दिया है कितना, 100 टर्न। और क्या दे रहा है, V1 V2 ये प्राइमरी का वोल्टेज क्या दे रहा है, 2000 वोल्ट। और V2 यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज क्या दे रहा है, ये 200 वोल्ट दे रहा है। अब इसको कैसे निकालते हैं, जिस प्राइमरी का अगर टर्न ज्यादा होंगे तो प्राइमरी का वोल्टेज भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि चाहे प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का, एक टर्म आता है पर टर्न वोल्टेज, पर टर्न वोल्टेज। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में समान रहता है। तो अगर पर टर्न वोल्टेज समान है तो जिसमें ज्यादा टर्न होंगे उधर का वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आता है कि V1/V2 इक्वल टू N1/N2। ठीक है, अब हमको N1 निकालना है, यानी कि प्राइमरी का टर्न। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, N2 इधर गुणा हो जाएगा, N2 गुणे V1/V2। अब इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो N2 की वैल्यू 100 है, V1 की वैल्यू है 2000 और V2 की वैल्यू है 200। 200 से 2000 काटेंगे 10 आ जाएगा, और 100 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो इसमें क्या है कि इसका आंसर आ गया 1000 टर्न। प्राइमरी में जो टर्न होंगे वो 1000 टर्न होंगे। अब देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम सेकेंडरी का पर टर्न वोल्टेज निकाल लें। ठीक है, 200 वोल्टेज सेकेंडरी में है और कितने टर्न है, 100। तो यहां से क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। पर टर्न वोल्टेज जो है वो 2 हो गए। अब इसका टर्न निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज दिया है। ठीक है, और पर टर्न अगर वोल्टेज से हम भाग देते हैं तो कितने टर्न है वो निकल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 1000 आ गए। तो ये आपने दो तरीका देखा कि कैसे हम लोगों ने दो तरह से सेम चीजें निकाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the following acts as a protection from high voltage surge? ठीक है, हाई वोल्टेज सर्ज जो आता है, आकाशीय बिजली जो आती है, इससे जो है कौन बचाता है। ठीक है, पहला है थर्मल ओवरलोड रिले। तो ये जो होता है मशीनों को ओवरलोड होने से बचाता है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से बचाता है। कंजर्वेटर क्या होता है, तो ये जो है ट्रांसफार्मर का स्टोरेज टैंक होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में स्टोरेज टैंक। और ये क्या होता है, ब्रीदर। ये जो होता है ये भी ट्रांसफार्मर में लगा होता है। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जब लोड बढ़ता है और घटता है तो उसका टेम्परेचर भी ऑयल का बढ़ता है और घटता है। इस प्रकार से ब्रीदर के माध्यम से जो है कंजर्वेटर का जो प्रेशर बढ़ता है और घटता है, तो यहाँ से या तो ये एयर को अंदर लेता है या तो बाहर छोड़ता है। ठीक है, ब्रीदर यानी कि सांस लेना। सांस कब लेता है, जब लोड कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इफ द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज ओपन व्हाइल रनिंग, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड। बात क्या कर रहा है, डीसी शंट मोटर की बात कर रहा है। तो हम डीसी शंट मोटर को बना लेते हैं। डीसी शंट मोटर की बाइंडिंग जो होती है वो पैरेलल में लगी होती है, आर्मेचर के पैरेलल में। यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका शंट वाइंडिंग हो गई, शंट वाइंडिंग का रजिस्टर। अब कह रहा है कि ये बाइंडिंग जो है अगर ओपन हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है, स्पीड की बात कर रहा है। यहाँ पे एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा, एन इक्वल टू EV/K5। ठीक है, तीन चार फार्मूले हैं जिसको आप अपनी कॉपी में ऊपर लिख लीजिए। कहीं भी अगर आप डीसी मशीन से संबंधित काम करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आप ऊपर लिख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और क्या होगा, टॉर्क T इक्वल टू K5 IA। ठीक है, यहाँ से आप आर्मेचर करंट और फ्लक्स को वेरी करा के आप टॉर्क बढ़ रहा है घट रहा है ये चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पे बैक ईएमएफ और फ्लक्स को चेंज करा के आप स्पीड देख सकते हो। एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, EV इक्वल टू P5 NZ/60A। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले जो हैं ये आप अपनी कॉपी पे कभी भी कुछ करने जाइए तो ऊपर लिख लीजिए।
एक दो बार में आपको याद आ जाएगा और दो चार प्रश्न आप करेंगे तो इसका यूज करना कहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा, ये चीज आपको पता चल जाएगा। अब जैसे बाइंडिंग आपकी ब्रेक हो गई, शंट फील्ड की बाइंडिंग ब्रेक हो गई, तो इसमें करंट हो गया जीरो। करंट जीरो हो गया तो करंट जो होता है इसके समानुपाती होता है फ्लक्स फाई। ठीक है, तो करंट जीरो तो फ्लक्स भी हो गया आपका जीरो। और फ्लक्स को यहाँ पे अगर जीरो रख दोगे तो एन इक्वल टू ई वी बटे जीरो, किसी का बटा जीरो तो हो जाता है अनंत। तो इस प्रकार से अगर शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो मोटर की स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। द स्पीड ऑफ मोटर विल बिकम डेंजरसली हाई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। मेहनत आप करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल होता है, आपकी तैयारी को बूस्ट करता है, आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।